फिर से अभिवादन अभिलाषा हिंदी एकेडमी में। मैं देखिए ये शिशु शिक्षा समिति की ओर से जो परीक्षा हो रही थी, पेपर हुआ था, उसी का ये दूसरा भाग मैंने बनाया है, क्योंकि कुछ कारणों से वीडियो बंद हो गई थी। तो चलिए 30 तक के 30वां प्रश्न ये चल रहा था हमारा। 30वां प्रश्न ये था कि उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, ये पंक्ति किस सर्ग से है? श्रद्धा, आशा, लज्जा या आनंद? तो ये लज्जा सर्ग से है, कामायनी के। इनमें कौन सा इलाचंद जोशी का उपन्यास है? सुनीता, मुक्तिपथ, सुखदा, तेरी मेरी उसकी बात। इलाचंद जोशी का उपन्यास है। इलाचंद जोशी का उपन्यास है। इनमें से कौन सा इलाचंद जोशी का उपन्यास है? तो इसमें से तेरी मेरी उसकी बात ये यशपाल की है। तेरी मेरी उसकी बात यशपाल की है। सुखदा, मुक्तिपथ और सुनीता। सुखदा इसमें जैनेन्द्र की है। मुक्तिपथ इलाचंद जोशी की है। और सुनीता ये भी यशपाल की है। मुक्तिपथ इलाचंद जोशी का उपन्यास है। इनमें से कौन सा राम काव्य कथा पर आधारित है? कौन सा काव्य राम कथा पर आधारित है? भूमिजा, कामायनी, नीरजा या यशोधरा? तो भूमिजा, इसमें से भूमि धंजा यानी कि भूमि से जिसका जन्म हुआ हो, ये राम काव्य पर आधारित है। कामायनी आपको पता है जल प्लावन की घटना पर आधारित है। नीरजा महादेवी वर्मा का काव्य संग्रह है। और यशोधरा में यशोधरा के बारे में लिखा गया है, जो बुद्ध की पत्नी यशोधरा है, उन पर आधारित है। इनमें से किस उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर नहीं है? सुहाग के नूपुर, मानस का हंस, भूले विश्व चित्र, बूंद और समुद्र। तो भूले विश्व चित्र इसमें से भगवती चरण वर्मा का है। बाकी सारे उपन्यास अमृतलाल नागर के हैं। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है। कन्नौजी अवधी, ब्रज बघेली, छत्तीसगढ़ी बांगरू, खड़ी बोली और बुंदेली। तो देखिए सौर, ब्रज, गुजराज करो खड़े होकर, ये मैंने ट्रिक बनाई थी पश्चिमी बोलियों की। कन्नौजी पश्चिमी बोली है, जबकि अवधी पूर्वी बोली है। ब्रज पश्चिमी है पर बघेली पूर्वी है। छत्तीसगढ़ी और बांगरू छत्तीसगढ़ी पूर्वी बोली है। खड़ी बोली और बुंदेली राजस्थानी भाषा है, और राजस्थानी पश्चिमी हिंदी में आती है, इसलिए इसका उत्तर होगा घ। भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? महेश दत्त शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, देवी दत्त शुक्ल या श्याम बिहारी मिश्र? तो महेश दत्त शुक्ल की रचना है भाषा काव्य संग्रह। उत्तर कबीर नामक कविता किस कवि की है? केदारनाथ अग्रवाल, अशोक वाजपेयी, कुंवर नारायण या ज्ञानेन्द्रपति? तो उत्तर कबीर रचना है केदारनाथ सिंह की। जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही क्रम है। बिहारी, चिंतामणि, भूषण और मतीराम। तो इसमें बिहारी है 1595 में, 1595। चिंतामणि 1666। भूषण 1631। और मतीराम 1674। तो 95, 31, 66, 74। बिहारी, भूषण, तो बिहारी सबसे आगे कहीं नहीं है, तो हम यही माना जा सकता है बिहारी, चिंतामणि, भूषण, मतीराम। हालांकि ये होना चाहिए बिहारी, भूषण, चिंतामणि, तब मतीराम होना चाहिए। जैसी पहले कवि हैं, सूफी बाद में, किसका कथन है? श्याम मनोहर पांडे, चंद्रबली सिंह, विजय देव नारायण शाही या रामचंद्र शुक्ल का? तो जैसी पहले कवि हैं और सूफी बाद में, ये कथन है विजय देव नारायण शाही जी का, इन्होंने कहा है। निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट या राजा लक्ष्मण सिंह? तो प्रताप नारायण मिश्र हैं, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन भी हैं, बालकृष्ण भट्ट भी हैं,
और राजा लक्ष्मण सिंह इनसे पहले के हैं, मतलब कि भारतेंदु एक से पहले के हैं। इनके गुरु भी रहे हैं, सितारे हिंद रहे हैं राजा। निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भारतेंदु निम्नलिखित में से किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है? मित्रों मरजानी, कठगुलाब, आमा या चाक। तो स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु मित्रों मरजानी को माना जाता है। वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं कुंतक, विश्वनाथ, यामा लिख दिया है, भामा होगा, विश्वनाथ। तो वक्रोक्ति कुंतक का है, वक्रोक्ति सिद्धांत। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष क्या है? शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष 1862, 1870, 1883 या 1888। तो देखिए शिव सिंह सरोज का प्रकाशन 1877-78 से लेकर के 1883 तक चला है, और इसका तीसरा संस्करण 1883 में आया था, तो यही माना जाएगा। इसका उत्तर निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? अमीर दास, मतीराम, चिंतामणि और राम सहाय। तो चिंतामणि जी ने किसी सतसई की रचना नहीं की है इसमें से। तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है? उर्दू, हिंदी, पुर्तगाली या तुर्की। तो तौलिया पुर्तगाली भाषा का शब्द है। आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? तो परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है। आचार्य भरत ने काव्य दोष और काव्य गुण दोनों 10-10 माने हैं। लक्ष्मीदासी निम्नलिखित में किस उपन्यास की पात्र है? मैलांचल, प्रति परिकथा, जुलूस या कितने चौराहे। तो लक्ष्मीदासी ये मैलांचल की पात्र है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। रामचंद्र शुक्ल की यह टिप्पणी किस कवि के संदर्भ में है? बिहारी, विद्यापति, रसखान या मलुकदास। तो ये विद्यापति के संदर्भ में इन्होंने कहा था। झूठा सच उपन्यास के पात्र हैं तारा जयदेव, रणवीर देवव्रत, संपन्न बाबू, सनीचर। इनमें से कोई नहीं। तो झूठा सच के पात्र हैं तारा और जयदेव। निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं है? मलुकदास, बाबालाल दास, ईश्वरदास या सुंदरदास। तो उसमें से ईश्वरदास नहीं है, ईश्वरदास राम भक्ति धारा के कवि हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? यूनानी, लैटिन, फारसी या अरबी। तो ये भी कंफ्यूजिंग वाला प्रश्न है, लेकिन अरबी भाषा ये आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। देखिए ये 50 प्रश्न थे बहुविकल्पीय जो कि हो चुके हैं। अब ये खंड ब यहाँ से शुरू हो गया है। हाँ, खंड ब यहाँ से शुरू हो गया 51वें प्रश्न से। इसका पहला प्रश्न है हिंदी खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है तथा किसके द्वारा रचित है? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है और हरिऔध जी द्वारा रचित है। प्रिय प्रवास और इसके लेखक हैं हरिऔध जी। मैं लिखूँ ना, टाइम ज़्यादा लग हो जाएगा नहीं तो। कीर्तिलता किसकी कृति है तथा किस भाषा में? तो सब आप सभी को पता होगा कि कीर्तिलता विद्यापति की रचना है और ये अवहट्ट भाषा में है। तुम चंदन हम पानी नामक निबंध संग्रह कब और किसके द्वारा लिखा गया? ये तुम चंदन हम पानी नामक निबंध 1957 में विद्या निवास मिश्र द्वारा लिखा गया निबंध संग्रह है। भारत भारती कब और किसके द्वारा लिखी गई? तो भारत भारती 1912 और 13 में प्रकाशित हुई थी। मैथिली शरण गुप्त की रचना है। महादेवी वर्मा को कब और किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? महादेवी वर्मा को यामा पर 1882 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो इसे किसी भी तरह से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। ये मुझे इसलिए याद है क्योंकि 1983 में डेट ऑफ बर्थ पड़ती है मेरे किसी खास की, तो 82 में इन्हें पुरस्कार मिला था। तार सप्तक कब और किसके द्वारा संपादित है? तो तार सप्तक अज्ञे द्वारा संपादित है और 1943 में पहले मतलब तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। उसके बाद 51 में, 59 में और 79 में, इस तरह से 4 तार सप्तक हैं। लेकिन पहला जो तार सप्तक में पहला नहीं लगा, सिर्फ तार सप्तक लगा। तो तार सप्तक 1943 में अज्ञे द्वारा संपादित हुआ था।
अर्ध कथानक कब और किसके द्वारा संपादित है? तो अर्ध कथानक ये बाबू बनारसी दास चतुर्वेदी की आत्मकथा है। इसे हिंदी की पहली आत्मकथा माना जाता है और ये ब्रजभाषा पद्य में लिखी गई है। परंतु इसका संपादन पूछा है तो इसका संपादन किया था नाथूराम प्रेमी जी ने। और कब किया था ये मुझे नहीं पता। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे तथा इसका प्रथम अंक प्रकाशित हुआ था? हिंदी प्रदीप ये बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका है, इसके संपादक थे बालकृष्ण भट्ट जी और ये 1877 में संपादित हुआ था, किया था इन्होंने। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे? इसका प्रथम अंक 1877 में निकला था। रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण के साथ लिखिए। तो देखिए रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान का अभेद रहित आरोप होता है, उपमेय पर उपमान का अभेद रहित आरोप होता है। जैसे राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो राम रतन में यहाँ उपमेय में उपमान का अभेद रहित आरोप है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार होता है। या अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, या चरण कमल बंदव हरिराई, सभी में रूपक अलंकार मिलते हैं। कर्मधारय एवं बहुब्रीहि समास में उदाहरण के माध्यम से अंतर बताना है। देखिए कर्मधारय में विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का संबंध होता है। जैसे नील गगन हुआ, या नील गगन हुआ, श्यामलता हुआ, नील गाय हुई, ये सब आपका कर्मधारय में आएंगे। बहुव्रीहि समास में अपना स्पष्ट अर्थ छोड़ करके किसी तीसरे अर्थ को ग्रहण करता है, वो अर्थ वो उसी को बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे लंबोदर लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश, पीताम्बर पीता है पीला है वस्त्र जिसका, अंबर जिसका अर्थात यानी कि विष्णु, इस तरह के अर्थ ग्रहण करता तब बहुव्रीहि समास होता है। अब देखिए खंड स है आ गया और इसमें 5 अंक के ये प्रश्न थे। संस्मरण एवं रेखा चित्र में अंतर स्पष्ट करें। तो संस्मरण का संबंध किसी कथा या घटना विशेष से होता है। संस्मरण लेखक की स्मृति में दर्ज किसी विशिष्ट व्यक्ति के जीवन की घटनाओं का विवरण होता है। संस्मरण में देश काल और परिस्थितियों की प्रधानता होती है और संस्मरण में मुख्य रूप से पुरानी बातों को याद किया जाता है। और संस्मरण रचनाएं हैं दीप जले शंख बजे तब की बात और थी जिनका मैं कृतज्ञ हूँ। जबकि रेखाचित्र किसी भी साधारण विषय पर लिखा जा सकता है। किसी वस्तु या पात्र का आकर्षक ढंग से चित्रात्मक वर्णन ही रेखाचित्र होता है। ये वर्णन विषय या वस्तु की प्रधानता होती है इसमें रेखाचित्र में, और किसी वस्तु या किसी व्यक्ति या वस्तु के जीवन का चित्रण किया जाता है रेखाचित्र में। जबकि संस्मरण में किसी भी घटना का चित्रण किया जा सकता है। और प्रमुख रेखाचित्र रचनाएं हैं पद्य पराग, बोलती पर प्रतिमा, जंगल के जीव आदि। हिंदी साहित्य में राम काव्य परंपरा का वर्णन कीजिए। देखिए हिंदी साहित्य में राम काव्य परंपरा बहुत ही समृद्ध रूप पाया जाता है। राम काव्य परंपरा हिंदी साहित्य में, और राम काव्य परंपरा की शुरुआत तो वैसे होती है वाल्मीकि रामायण से, संस्कृत के वाल्मीकि रामायण से, और यही वाल्मीकि रामायण उपजीवी काव्य भी है राम काव्य का। और हिंदी साहित्य में राम काव्य को चरमोत्कर्ष पर ले जाने का श्रेय आचार्य तुलसी जी को जाता है, तुलसीदास को जाता है। आचार्य नहीं, तुलसीदास कह सकते हैं, तुलसीदास जी को जाता है। और राम काव्य पर इन्होंने तुलसीदास, अग्रदास, ईश्वरदास, निराला, हरिऔध, मैथिली शरणगुप्त आदि सभी ने रचनाएं की हैं। जैसे तो रामचरितमानस इसका चरमोत्कर्ष बिंदु माना जाता है, रामलला नहचू। और केवल हिंदी में ही नहीं अपितु बांग्ला में, मलयालम में, सभी में रामायण की राम कथा की रचनाएं की गई हैं। जैसे कंबन रामायण, कृत्तिवासी रामायण आदि ये सभी रामायणों की रचना हुई है। इसके अतिरिक्त रामलला नहचू, रामचंद्रिका, राम की शक्ति पूजा, वैदेही वनवास, साकेत आदि ये सभी रचनाएं जो है राम कथा पर ही आधारित हैं। तो एक संपन्न परंपरा पाई जाती है राम काव्य परंपरा की। इस पे आप और भी बहुत ज़्यादा लिख सकते हैं। और भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियों का वर्णन किए। तो देखिए भक्ति काल 2 भागों में विभाजित हुआ था, सगुण भक्ति धारा काव्य और निर्गुण भक्ति धारा काव्य। सगुण में
ज्ञानाश्रयी और रामाश्रय, सगुण में राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा, जबकि निर्गुण में ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी थे। प्रेमाश्रयी के मुख्य कवि सूफीवाद के माने जाते हैं जायसी, जबकि ज्ञानाश्रयी निर्गुण पंथ के कवि माने जाते हैं कबीरदास जी। कृष्ण भक्ति के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं सूरदास जी, जबकि राम काव्य भक्ति धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं तुलसीदास जी। प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, मतलब कि। और देखिए, सगुण भक्ति धारा में ईश्वर के प्रति उत्कट प्रेम, लीला गान, सख्य भाव या दास्य भाव की भक्ति, ईश्वर को स्वयं को ईश्वर के अनुग्रह पे छोड़ देना आदि ये विशेषताएं पाई जाती हैं। जबकि निर्गुण भक्ति धारा में एक ईश्वर की अवधारणा है, कर्म कांडों और अंधविश्वास का विरोध है। और प्रेमाश्रयी शाखा में ईश्वर के को पति रूप में आराधना की गई है। लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना कवियों ने की है। तो ये हुआ भक्ति काल की कुछ प्रमुख प्रवृत्तियां। प्रगतिवाद या प्रयोगवाद के विषय में जानकारी दीजिए। तो देखिए, प्रगतिवाद एक राजनैतिक एवं सामाजिक शब्द है। यह उन विचारधाराओं एवं आंदोलनों के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है जो आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों में परिवर्तन या सुधार के पक्षधर हैं। प्रगतिवाद की विशेषताएं हैं सामाजिक यथार्थ का चित्रण, सांप्रदायिकता का विरोध, जनभाषा का प्रयोग, जन संस्कृति से जुड़ाव और मुक्त रचनाएं। और प्रयोगवाद, इसमें दिया प्रगतिवाद या प्रयोगवाद, या दिया यानी कि या प्रगतिवाद के बारे में लिखे या प्रयोगवाद के बारे में। तो चलिए मैं बता रही हूँ, इसलिए मैं इसको भी बता देती हूँ। प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी ने अपने निबंध में प्रयोगवादी रचनाएं में किया है। तो सर्वप्रथम प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी ने किया, जबकि प्रयोगवाद अंग्रेजी शब्द एक्सपेरिमेंटलिज्म का छाया है, मतलब उसका अर्थ है एक्सपेरिमेंटलिज्म के अर्थ में प्रयोग में लाया जाता है। इसका अर्थ होता है नए मार्गों का अन्वेषण तथा शिल्प और विषय दोनों को नवीनता प्राप्त करना। और प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं है, बल्कि वह साधन है। वह एक ओर तो सत्य को जानने का साधन है और दूसरी तरफ उस साधन को भी जानने का भी साधन है। यह प्राचीनवाद काव्य धारा की परंपरा जैसे छंद, भाव, विषय, भाषा आदि का विरोध करता है। प्रयोगवाद का प्रारंभ अज्ञे द्वारा 1943 में संपादित तार सप्तक से माना जाता है। अज्ञे ने 4 सप्तकों का संपादन किया है। प्रयोगवादी कवि नए उपमान गढ़ रहे थे, नए विषय पर लेखन लिख रहे थे और नित नए प्रयोग कर रहे थे, नए नए उपमान ला रहे थे, इसीलिए इसे प्रयोगवाद कहा गया। रस सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। देखिए, रस सिद्धांत के उद्भावक आचार्य भरत मुनि माने जाते हैं और इनके ग्रंथ का नाम है नाट्यशास्त्र, जिसमें इन्होंने रस के विभिन्न अवयवों का विवेचन किया है तथा इन्होंने रसों की संख्या 8 मानी। इन्होंने शांत रस को रस की श्रेणी में नहीं माना है, क्योंकि नाट्यशास्त्र एक नाट्यशास्त्र पर आधारित है, यानी नाट्यशैली पर आधारित है। और जब नाटक का मंचन हम मंच पर करते हैं तो शांत रस को वहाँ पे दिखाने के लिए कोई भाव नहीं होता है, इसीलिए इन्होंने शांत रस को रस की श्रेणी में रखा ही नहीं है। अतः ये 8 रस ही मानते हैं। और ये प्रश्न परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है कि किस रस को आचार्य भरत मुनि ने रस नहीं माना, तो उसका उत्तर होगा शांत रस को नहीं माना है। तो इन्होंने रस सिद्धांत का पूरा बल इन रस पे रहता है। भाव और रस का स्वाद भाव के माध्यम से प्रेषक के हृदय में होता है। रस तथा भाव के परस्पर आत्मा तथा परमात्मा का संबंध होता है। और साहित्य में काव्य स्वाद अथवा काव्यानंद में गृहीत है। जिस तरह से स्वादिष्ट भोजन से जीभ और मन को तृप्ति मिलती है, ठीक उसी तरह से मधुर काव्य के रसास्वादन से हृदय को आनंद मिलता है। तो ये हुआ रस सिद्धांत। एक शिक्षक के क्या गुण हैं, क्या क्या गुण हैं, तो देखिए ये प्रश्न रखा गया है ताकि आपकी एबिलिटी आपके हिसाब से जानी जा सके। इसमें आप अपनी कल्पना से और अपने विश्वासों के अनुसार इसमें बहुत अच्छा निबंध लिख सकते हैं। बहुत नहीं, मुझे मिल जाए तो मैं इस पर 3-4 पेज लिख सकती हूँ बहुत अच्छे से। जैसे इसमें श्रेष्ठ अध्यापक में सबसे पहला तो श्रेष्ठ अध्यापक में गुण होना चाहिए कि वो अपने विषय का ज्ञाता होना चाहिए, उसको अपना विषय अच्छी तरह से आना चाहिए। समय का पाबंद होना चाहिए, मतलब कि समय पर विद्यालय पहुँचे। दूसरा, सीखने सिखाने की क्रिया में सहयोगी होना चाहिए।
अपने विद्यार्थियों के प्रश्नों का उत्तर देना उसे आना चाहिए। विद्यार्थियों को अपने उत्तरों से संतुष्ट करने आना चाहिए। और एक श्रेष्ठ अध्यापक विद्यार्थी और प्रधानाचार्य के बीच की एक कड़ी होता है, और प्रधानाचार्य विद्यार्थी और अभिभावकों के मध्य की भी कड़ी होता है, जो अपने विद्यार्थियों की सभी कमियों को जानता है, जानने का प्रयास करता है, उन्हें दूर करने के उपाय खोजता है, उपचारात्मक शिक्षण करता है, नित नए शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करता है, नए नए प्रयोग द्वारा, नए नए विधाओं द्वारा सिखाने का प्रयास करता है, आदि आदि। आप एक श्रेष्ठ शिक्षक के गुण अपने बता सकते हैं, सविस्तार लिख सकते हैं। तो आप लोगों को कैसी लगी मेरी ये वीडियो, मेरा ये प्रयास? यदि अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और अपने एजुकेशनल ग्रुप में से ज़रूर शेयर करें। कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव हो तो आप ज़रूर मुझे दे सकते हैं। धन्यवाद।